हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ ले जेई वंस अगेन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 8 करने वाले हैं और इस लेक्चर में हम लोग 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, उन पे काफी बार क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं और उन्हीं के लिए फिर हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज की क्लास का जो मेन मुद्दा है वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है और साथ साथ में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ये दो चीजें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस जो आपको मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क में दिए थे वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करवाऊंगा और फिर उसके बाद में हम लोग वो चीजें कवर करेंगे। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है चलो शुरू करते हैं भाई साहब। तो लाइमन बाल्मर वाला कुछ याद आ रहा होगा आपको, तो उसी लिए क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है, वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज। सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज सुनते ही क्या दिमाग में आएगा कि n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है और सीरीज लिमिट मतलब इनफाइनाइट से 1, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से n इज इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर हीलियम प्लस आयन, हीलियम प्लस आयन है तो z की वैल्यू 2 हो जाएगी और ये सीरीज लिमिट जो है वो x एंगस्ट्रॉम है। सो व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज फॉर लिथियम 2+ आयन। तो यहां पर वही केस है, यहां पर एक तरफ केस 1 के लिए इक्वेशन डालेंगे। क्या इक्वेशन रहती है? 1/λ इज इक्वल टू rz² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, वेवलेंथ की वैल्यू x दी हुई है तो 1/x इज इक्वल टू r इंटू जेड का स्क्वायर। हीलियम प्लस है तो जेड की वैल्यू तो 2 है तो 2 का स्क्वायर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। तो इनफाइनाइट से 1 में आ रहा है तो 1/1 का स्क्वायर और माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। ठीक है भाई, बस यहां से आप r की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x। तो r इंटू 4 और इंटू ये 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। देखो इनफाइनाइट का स्क्वायर करोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा और 1/इनफाइनाइट इज 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। यहां से r की वैल्यू आप निकाल लो, कितनी आ गई? 1/4x, यही आई r की वैल्यू। अब इस r की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे जहां पर मुझे वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1/λ इज इक्वल टू rz² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। तो यहां से r की वैल्यू 1/4x आ गई। अब यहां पर फिर से वही इक्वेशन लगाओ, 1/λ इज इक्वल टू rz² 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब हमको बोला है इधर कि लिथियम 2+ आयन है तो Z की वैल्यू 3 हो जाएगी। यार लिथियम 2+ आयन है तो Z की वैल्यू 3 हो जाएगी। और सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज मतलब n इज इक्वल टू 2 में आएगा। अब सीरीज लिमिट मतलब इनफाइनाइट से 2, तो ये n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से n इज इक्वल टू 2 में आ जाएगा। ठीक है, तो 1/λ इज इक्वल टू r। अब r की वैल्यू मुझे पता नहीं है, यहां से वैल्यू पुट कर दूंगा 1/4x इंटू जेड का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², तो मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो जाएगा बस। तो 1/λ इज इक्वल टू 1/4x इंटू 9 और इंटू देखो ना ये तो 0 हो जाएगा और ये 1/4 मतलब ये 9/16x आ गया। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16x/9 एंगस्ट्रॉम। देख लो कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या? 16x/9, 16x/9, 16x/9 मतलब ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। और ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में जिसमें एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ दे दी तो वेवलेंथ की वैल्यू पुट कर दो, वो ट्रांजिशन की n1 n2 वैल्यू पुट कर दो, वहां से r निकाल लो और फिर उस r की वैल्यू दूसरी ट्रांजिशन की वैल्यू में पुट कर देंगे तो वहां से वेवलेंथ आ जाएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन दिया था मैंने, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, मतलब है ना 3-4 लाइन में लिखा हुआ है तो बड़ा लग रहा है। सो क्या बोला है? द इमिशन स्पेक्ट्रा इज ऑब्जर्व्ड बाय कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस। ठीक है, ग्राउंड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस में आ रहे हैं। तो पहली 1.5 लाइन में तो एक्चुअली कुछ दिया ही नहीं है। 6 different photons are observed during the emission spectra, then what will be the minimum wavelength during the transition? एक्चुअली ये
क्वेश्चन में आपको लग सकता है कि कुछ भी नहीं दिया, लेकिन 6 डिफरेंट फोटोन्स आर ऑब्जर्व्ड। नंबर ऑफ लाइंस का बोला है कि 6 फोटोन्स दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर मतलब हमको ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, लेकिन कहां से शुरुआत कर रहे हैं ये नहीं दिया हुआ है, और कहां से शुरुआत कर रहे हैं वो निकालने के लिए मुझे 6 डिफरेंट फोटोन्स दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ लाइंस आपको याद होगा डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2, और वो हमें 6 दिया हुआ है। तो यहां से डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 12। अब आप खुद सोच के बताइए डेल्टा एन कितना आएगा। मतलब इंटीजर वैल्यू में देखो क्या पुट करूं मैं यार, डेल्टा एन की वैल्यू 3 पुट कर दो, क्योंकि डेल्टा एन की वैल्यू 3 पुट कर दोगे तो डेल्टा एन प्लस 1 4 हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 आएगा। सही है, क्वाड्रेटिक वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, डेल्टा एन की वैल्यू हो गई 3। अब डेल्टा एन की वैल्यू है 3, ये n इज इक्वल टू 1 है, और ये कहां से शुरुआत करेगा ताकि डेल्टा एन 3 आ जाए, तो ऑब्वियसली कहां से शुरुआत करेगा, n इज इक्वल टू 4 से स्टार्ट करेगा। क्यों? अरे n इज इक्वल टू 4 से स्टार्ट करेगा तभी तो n इज इक्वल टू 1 में आएगा, तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तुम बोलोगे सर कैसे फिर 6 फोटोन्स कैसे मिलेंगे, मैं आपको समझाता हूं 6 फोटोन्स कैसे मिलेंगे, है ना, वेरीफाई भी कर लेते हैं। ये n इज इक्वल टू 4 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 1। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू 4 से स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग n इज इक्वल टू 3 में आएंगे, फिर 3 से 2 में आएंगे, फिर 2 से 1 में आएंगे, तो ऐसे काउंटिंग के लिए हमने क्या बना रखा है, इधर से काउंट करेंगे। कोई 2 से 1 में आ रहा होगा, कोई 3 से 1 में, कोई 4 से 1 में। लाइमन सीरीज के 3 हो गए, फिर कोई 3 से 2, कोई 4 से 2। बाल्मर सीरीज के 2 हो गए, और कोई 4 से 3। तो 3, 2, 5 और 1 6 फोटोन्स दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे। अब इनमें बोला कि इनमें से मिनिमम वेवलेंथ किसकी होगी, तो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाना है, मिनिमम वेवलेंथ, है ना। ये मिनिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम वेवलेंथ आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। फोटोन की वेवलेंथ हमें मिनिमम चाहिए, तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, या फिर मैं बोलूं यहां पर एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम मुझे तो लगता है यार इस वाले का होगा सबसे ज्यादा। क्यों? ये वाला जो है ये मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस का आएगा। क्यों? क्योंकि सीधा 4 से 1 में आ जाएगा, तो मैक्सिमम एनर्जी होगी इसकी, और मैक्सिमम एनर्जी होगी तभी मिनिमम वेवलेंथ होगी। तो हमको मिनिमम वेवलेंथ चाहिए, तो मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस या मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन होना चाहिए, उससे ये निकाल लो बस। तो क्या हो जाएगा बोलो, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, क्योंकि हीलियम प्लस दिया हुआ है तो जेड का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इनटू। अब ये मैक्सिमम एनर्जी, तो मैक्सिमम एनर्जी 4 से 1 में है, तो ये अपना जो ट्रांजिशन हो गया वो 4 से 1 का निकालना है हमको, 4 से 1, यानी कि एक्चुअली ये थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज हो गई। बोलो हो गई कि नहीं हो गई? अरे भाई n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है तो लाइमन सीरीज, तो 2 से 1 में आता तो फर्स्ट लाइन, 3 से 1 में आता तो सेकंड लाइन, और 4 से 1 में आता तो थर्ड लाइन। तो ये थर्ड लाइन है, ऑल्दो उसमें मेंशन नहीं किया है। तो 4 से 1 में आ रहा है तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, बस आ गया अपना आंसर। तो r इंटू 4 इंटू 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, तो यानी कि 1 माइनस 1/16, तो ये r इंटू 4 इंटू ये हो जाएगा 15/16। एक 4 से 4 कैंसिल आउट कर दोगे तो 15r/4 आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू 4/15r, 4/15r। ये h क्यों लिखा हुआ है, h मतलब हाइड्रोजन के लिए, तो 4/15rh। ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट को कभी कभी रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम भी लिख देते हैं, तो 4/15rh। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। अच्छा, अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की, और लेक्चर की शुरुआत हम लोग करेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से। ठीक है, डी ब्रोगली मतलब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जनरली बच्चे ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है, और जहां तक मैंने देखा है ना कि क्वेश्चन इसी पे आता है। बच्चे क्या करेंगे, बोर्स मॉडल में आते आते डिमोटिवेट हो जाएंगे, वेलोसिटी, रेडियस, फिर एनर्जी कैलकुलेशन में, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक आते आते बच्चे पागल हो जाते हैं। लेकिन सवाल आएगा फिर इसमें से, तो ये छोटा कॉन्सेप्ट है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप कम एफर्ट लगा के ज्यादा आउटपुट ले सकते हो। मतलब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक फॉर्मूला है बस उसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो कम एफर्ट लगेगा और ज्यादा आउटपुट आएगा। वही करना है अपने को लाइफ में। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ।
तो डी ब्रोगली भाई साहब ने क्या बोला, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। ऑल्दो ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। अपने को क्या करना है, एग्जाम क्लियर करना है, अपने को पीएचडी तो करनी नहीं है यहाँ पे। या फिर किसी भाई साहब को ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ से पढ़ के हम लोग एकदम पीएचडी कर लेंगे, केमिस्ट्री के ज्ञाता ही हो जाएंगे, उतना ज्ञाता तो नहीं बनना है। अपने को क्या करना है कि एग्जाम क्लियर करना है, इतना अपने को आ जाए कि हाँ भाई एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आए तो अपन सोल्व कर पाए, वही अपना टारगेट होना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उसके लिए अपने को मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व करने हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो डी ब्रोगली भाई साहब ने क्या बोला, बोला कि यार मान लो ये पेन है जो तुम देख रहे हो, ये है तो पेन, तुमको लग रहा है कि ये पार्टिकल है, लेकिन इसमें वेव नेचर भी है। ये रिमोट है, तुम देख रहे हो हाँ एक पार्टिकल है, लेकिन इसमें वेव नेचर भी है। मैं खड़ा हूं यहां पर, मैं एक पार्टिकल हूं, लेकिन मेरे अंदर वेव नेचर भी है, मैं भी ऐसे 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 कर रहा हूं, समझ पा रहे हो। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन है, तुमको लग रहा है कि एक पार्टिकल है, लेकिन उसमें वेव नेचर भी है। क्या बोल रहा हूं, उसमें वेव नेचर भी है, ठीक है। देखते हैं अभी, ठीक है भाई। तो क्या बोला मैंने कि आपको लग रहा है ये पार्टिकल है, लेकिन इनमें वेव नेचर भी है। तुम बोलोगे सर हमें तो कहीं वेव इनमें दिख ही नहीं रहा, ये तो ऐसे पार्टिकल की तरह, इसमें ऐसा कुछ वेव तो कुछ दिख ही नहीं रहा। जो वेव नेचर है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में ज्यादा सिग्निफिकेंस रखेगा। क्यों रखेगा, उसका मैथमेटिकल रीजन भी देखेंगे। लेकिन डी ब्रोगली भाई साहब ने बोला कि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, एटम, इन सब में डी ब्रोगली जो मतलब मैं जो बोल रहा हूं, जो पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, जिसको हम लोग ड्यूअल नेचर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का मतलब समझते हो, दोहरा नेचर, डबल रोल। ड्यूअल नेचर मतलब डबल रोल। भाई जैसे वरुण धवन ने वो डबल रोल वाली मूवी करी थी ना, जिसमें वो एक तरफ कूली रहता है और एक तरफ सिंगापुर का बहुत बड़ा महाराज रहता है, डबल रोल था उसका। तो वैसे ही हर एक चीज का डबल रोल रहता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। ये पेन है, आप बोलोगे सर ये तो पार्टिकल है, लेकिन इसमें वेव नेचर भी है। ये रिमोट है, इसमें पार्टिकल है, लेकिन साथ साथ में इसमें वेव नेचर भी है। मैं खड़ा हूं तो मैं एक पार्टिकल की तरह आपको दिख रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर भी ऐसे वेव नेचर है। लेकिन क्योंकि जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, जो हमें रियल लाइफ में दिखाई देते हैं, उनकी वेवलेंथ वैल्यू बहुत कम रहती है, इसलिए उनमें जो अपना वेव नेचर है वो उतना सिग्निफिकेंस नहीं रखता है, उतना सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता है। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनमें पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर हमको देखने को मिलता है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग ड्यूअल नेचर या डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि अगर मैं लाइट को एज ए वेव मानता हूं, ठीक है, लाइट को एज ए वेव मानता हूं, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो hc/λ होती है। लाइट एज ए वेव hc/λ। और अगर मैं लाइट को एक पार्टिकल मानता हूं, क्योंकि कुछ फिनोमिना ऐसे भी होते हैं जो लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो लाइट को अगर एक पार्टिकल मानता हूं, लाइट एज ए पार्टिकल, तो जो उसकी एनर्जी होगी वो होगी mc²। आइंस्टाइन ने ये एनर्जी का फॉर्मूला दिया था। अब इधर भी है तो लाइट ही, इधर भी है तो लाइट ही। अरे जो वरुण धवन था वो भले ही सिंगापुर वाले महाराज का रोल प्ले कर रहा हो या फिर कूली का रोल प्ले कर रहा हो, रहेगा तो 5 फुट 4 इंच का ही ना। मतलब लाइट भले ही वेव की तरह बिहेव कर रही हो या पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही हो, एनर्जी उसकी यहां पर जितनी है उतनी यहां पर होगी, मतलब ये दोनों एनर्जी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो hc/λ इज इक्वल टू mc² पुट कर देते हैं, c से c कैंसिल आउट हो गया, तो h/λ इज इक्वल टू mc, या फिर यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, h/mc। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, h/mc। सो दिस इज फॉर लाइट। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, h/mc। तो फॉर लाइट या फिर फॉर फोटोन, फॉर लाइट, लैम्डा इज इक्वल टू h/mc, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट। अब यही का यही बिहेवियर सिर्फ लाइट में नहीं, हर किसी चीज में एप्लीकेबल होगा। सो फॉर एनी अदर ऑब्जेक्ट, फॉर एनी अदर ऑब्जेक्ट, लैम्डा क्या हो जाएगा बोलो, h/mc की जगह पर mv रख लो, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। मानते हो कि नहीं मानते हो, v क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। मतलब अगर लाइट के लिए देखोगे
तो लैम्डा की वैल्यू h अपॉन mc है। बस c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो किसी और ऑब्जेक्ट के लिए उसकी स्पीड रख दो या उसकी वेलोसिटी रख दो, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो यहां पर मैं अब 3 फॉर्मूला बताऊंगा, एक ही फॉर्मूला के 3 वेरिएशन हो सकते हैं और उन्हीं 3 फॉर्मूला में अपना ये कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा। पहला फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। अच्छा mv किसी को याद हो तो क्या होता है यार, लीनियर मोमेंटम होता है, याद है क्या? अरे लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mv तो होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p भी लिख सकते हैं हम लोग, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। एक और चीज याद करना, मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज हाफ mv स्क्वायर, ये हम लोग p स्क्वायर बाई 2m भी लिख सकते हैं। किसी को याद है क्या ये? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर है, ये तो सभी को बचपन से याद हो जाता है, लेकिन इसको हम लोग p स्क्वायर बाई 2m भी लिख सकते हैं। कैसे, एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं भाई। देखो एक बार p की वैल्यू mv पुट कर दो, p की वैल्यू क्या पुट कर दो, mv, p की वैल्यू क्या पुट कर दो, mv। एक बार चेक तो कर लो, p की वैल्यू mv, तो mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, मतलब m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। एक m से m कैंसिल आउट हो गया, तो हाफ m v स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलो, हाफ m v स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर। वही तो है काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू p स्क्वायर बाई 2m भी लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m, तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ गई, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी और उसका अंडर रूट। क्यों, अरे p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो p की वैल्यू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। तो यहां से एक तीसरा फॉर्मूला भी बन गया, यहां से एक तीसरा फॉर्मूला भी बन गया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। जब हमको मोमेंटम दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब हमको वेलोसिटी दी होगी तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब हमको काइनेटिक एनर्जी दी होगी तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। भाई क्वेश्चन में जब आप पढ़ोगे, मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन में हमको अगर मोमेंटम के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी तो हम बोलेंगे भाई मोमेंटम आना चाहिए फॉर्मूला में, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p या h अपॉन मोमेंटम। फिर कभी कभी क्वेश्चन में वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी तो फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे, क्यों। और कभी कभी हमको काइनेटिक एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। एक दो क्वेश्चंस करवा देता हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये वाले, ठीक है, कुछ एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो विच इज डी ब्रोगली इक्वेशन, विच इज डी ब्रोगली इक्वेशन, h इज इक्वल टू p लैम्डा, h इज इक्वल टू p इंटू लैम्डा इनवर्स, h इज इक्वल टू लैम्डा इंटू p इनवर्स, h इज इक्वल टू p प्लस लैम्डा। ऐसा कुछ कंफ्यूज करने की आपको कोशिश कर रहा है। आपको तो सीधा सीधा अपने 3 फॉर्मूला याद करने हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। बोलो हाँ या ना। तो हमको तो ये p वाला फॉर्मूला ज्यादा सही लग रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। तो यहां पर h की वैल्यू पूछ रहा है वो, देखो इसमें इधर की तरफ देखना, ध्यान से देखना, देखना भाई, इधर h है, इधर भी h है, इधर भी h है और इधर भी h है, तो मतलब आप h की वैल्यू निकाल लो तो अपना काम हो जाएगा। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, h की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब लैम्डा इंटू p। क्यों, h की वैल्यू लैम्डा इंटू p, बोलो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। h की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू p, h की वैल्यू लैम्डा इंटू p, p इंटू लैम्डा। अरे p इंटू लैम्डा नहीं आया क्या, कौन सा आंसर आया, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। तो अब मॉडिफाई करके तुमको दे देंगे तो तुम चेक कर सकते हो ना, अपने को फॉर्मूला वही याद होना चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। अब उसको किसी और दूसरे फॉर्म में पूछ ले तो भाई उसको मॉडिफाई कर लो वहां पे, जैसे ऑप्शन में h की वैल्यू पूछी है तो p इंटू लैम्डा हो जाएगा। क्यों, हाँ ना बोलो यार, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा और क्वेश्चंस करते हैं, मैं करवाता हूं और क्वेश्चन करवाता हूं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर समझ आएगा, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लार्जेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लार्जेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑल हैविंग इक्वल वेलोसिटी। अब क्वेश्चन में हमको वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो अब जब वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। अगर तुमने लगा दिया तो p के बारे में कुछ पता ही नहीं है भाई,
लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दिया, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, हमको तो वेलोसिटी के बारे में पता है, तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जहां पर वेलोसिटी हमें दिखती हो। तो क्या लगाओगे बोलो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, बोलो यही फॉर्मूला लगाओगे कि नहीं लगाओगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अच्छा एच की वैल्यू तो 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड है, तो वो तो फिक्स्ड है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, CO2 मॉलिक्यूल हो, कुछ हो, एच की वैल्यू तो भाई साहब फिक्स्ड है, मतलब हमको एच से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दिस इज सेम फॉर एवरीबॉडी, दिस इज फिक्स्ड, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज फिक्स्ड। हमको वेलोसिटी भी दे दिया कि फिक्स्ड है। देखो सही क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ऑल हैव इक्वल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी सभी की क्या है, इक्वल है। तो अब मुझे बताना है कि कौन से वाले की डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो यार एक बात बताओ खुद से दिमाग लगा के, भाई एच सभी केसेस में फिक्स है, वेलोसिटी भी सभी केसेस में फिक्स है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, सभी को दिखाई दे रहा है क्या, मतलब जिसका मास ज्यादा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कम, जिसका मास ज्यादा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कम। लेकिन क्या हर बार ऐसा एप्लीकेबल होगा, नहीं, सिर्फ तभी जब वेलोसिटी क्या है, इक्वल है, क्योंकि वेलोसिटी हमको क्या दे दी, इक्वल दे दी। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इसका मतलब ये है मुझे क्या चाहिए, लार्जेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ, मतलब मुझे लैम्डा की वैल्यू क्या चाहिए, लार्जेस्ट चाहिए, लैम्डा की वैल्यू क्या चाहिए बोलो, लार्जेस्ट। तो मास क्या होना चाहिए, सबसे लार्जेस्ट होना चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए, बोलो। अरे भाई लैम्डा लार्जेस्ट है, लैम्डा हमको लार्जेस्ट चाहिए, लैम्डा की वैल्यू बड़ी से बड़ी चाहिए, तो मास क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, छोटे से छोटा होना चाहिए। सही बात है कि नहीं, मास की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। तो CO2 मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। भाई मास जो है वो तो इलेक्ट्रॉन का सबसे कम होता है, उससे ज्यादा प्रोटॉन का, उससे ज्यादा प्रोटॉन का। तो अपना क्वेश्चन तो यहां पर खत्म हो गया, आंसर सी आ गया। लेकिन यहीं पर अब क्योंकि ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, लेकिन अपने को और भी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए इसी के साथ में। तुमसे क्वेश्चन में पूछ लेता, भाई बताओ कि डी ब्रोगली वेवलेंथ स्मॉलेस्ट किसकी आएगी, या डी ब्रोगली वेवलेंथ का ऑर्डर क्या आएगा। तो ध्यान से समझना, अगर CO2 मॉलिक्यूल लेता हूं मैं, तो उसके एक मॉलिक्यूल का मास 44 AMU होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है, 44 AMU, या फिर 44 अपॉन Na ग्राम, 44 या फिर 44 अपॉन Na ग्राम, ठीक है जी। अमोनिया के लिए यही बात करेंगे तो 17 AMU आएगा, और AMU मतलब एक प्रोटॉन का मास, AMU मतलब एक प्रोटॉन का मास, और इधर की तरफ प्रोटॉन दिया हुआ है। तो अगर मैं मास का ऑर्डर देखूं, ध्यान से सुनना, मास का ऑर्डर देखूं तो सबसे बड़ा सबसे भारी CO2 मॉलिक्यूल है कि नहीं है, मतलब A वाला सबसे भारी है, फिर अमोनिया मॉलिक्यूल उससे थोड़ा हल्का, फिर प्रोटॉन उससे थोड़ा और हल्का, और सबसे लास्ट में कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये मास का ऑर्डर आ गया। अब मास का जो ऑर्डर आया है डी ब्रोगली वेवलेंथ का ऑर्डर उससे उल्टा होगा कि नहीं होगा। तो लैम्डा का ऑर्डर अगर कोई तुमसे पूछ ले, क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, अगर तुमसे लैम्डा का ऑर्डर पूछ ले तो क्या करोगे भाई साहब, इस वाले का मास सबसे ज्यादा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे कम, फिर बी, फिर डी और फिर सी, यही आएगा। तो इसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या आएगी, लार्जेस्ट, और इसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या आएगी, स्मॉलेस्ट। तो क्वेश्चन में हमसे जब लार्जेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है तो आंसर आ जाएगा सी, मतलब मैंने सी पे टिक कर दिया। लेकिन अगर मैंने यहां पर क्लास में करवाया कि लार्जेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी है, तुमने आंसर सी पे टिक कर दिया। अब पेपर में आ गया कि भाई बताओ स्मॉलेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी है, तो तुम पेपर के बाद ये थोड़ी ना बोलोगे सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं। अरे भाई जब फंडा बता दिया तो बात भी बताई दी यार। तो अगर हमसे स्मॉलेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा होता तो फिर ऑप्शन ए पे टिक कर देते, बोलो हाँ या ना, ऑप्शन ए पे टिक कर देते। और अगर ऑर्डर पूछा होता तो ऐसा कुछ ऑर्डर ऑप्शन में ढूंढ लेते। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है। ऐसे कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं, नोट करो। कर लिया भाई, नोट कर लिया, ठीक है। अच्छा मैं आपसे एक पहेली पूछता हूं, काफी दिन हो गए मैंने पहेली नहीं पूछी है, एक पहेली पूछता हूं आपसे। ऐसी कौन सी चीज है जो आपके बोलते ही टूट जाएगी, ऐसी कौन सी चीज है, इतनी नाजुक है, इतनी नाजुक है कि आपके बोलते ही टूट जाएगी। चलो बताना।
अभी इसमें एक और थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो अगर मान लो जैसे इसमें यही क्वेश्चन में सेम टू सेम, ये मैं पहले का आंसर आपसे पूछूंगा ना, आप कमेंट करके भी बता सकते हो। बाकी अगर इस क्वेश्चन में ऐसा बोल देते कि ऑल हैव इक्वल मोमेंटम, क्वेश्चन में हमको ऑल हैव इक्वल वेलोसिटी दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में ऐसा दे देते कि ऑल हैव इक्वल मोमेंटम, तब क्या करते? तब हम लोग मोमेंटम वाला फॉर्मूला लगाते, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अब मोमेंटम सेम है और एच की वैल्यू सभी में सेम, तो मतलब उस केस में फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ सभी की सेम आती, वहां पर मास से फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मास जिसका भारी होगा उसकी वेलोसिटी अपने आप ही उन्होंने कम कर दी है ताकि मोमेंटम क्या रहे, सेम रहे। तो अगर मोमेंटम सेम होगा तो फिर उस केस में सभी की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या आएगी, इक्वल आएगी। अच्छा पहली का आंसर बताया क्या कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपके बोलते ही टूट जाएगी? आपकी खामोशी। भाई मैं मान लो ऐसे हूं, खामोश हूं, फिर जैसे ही कुछ बोला तो मेरी खामोशी टूट गई, बहुत ही बेकार था। चलो एक और पूछता हूं इसी बात पे। एक डब्बे में 13 पान है, 13 पान है, लेकिन फिर भी उनको कोई खा नहीं रहा, बताओ क्यों? एक डब्बा है उसमें 13 पान है लेकिन कोई उनको खा नहीं रहा, बताओ क्यों? चलो अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि यार जब हम लोग लेक्चर्स करेंगे तो उसमें मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस काफी बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी पे तो बहुत फोकस करते हैं, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है भाई साहब, ये क्या है? एनसीईआरटी का सीधा सीधा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सीधा सीधा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए इसको। कर लिया भाई? देखो क्या होगा, हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो समझ लो। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल हैविंग मास इक्वल टू 0.1 kg, मास 0.1 kg दिया हुआ है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो मास भी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, सीधा सीधा फॉर्मूला कौन सा लगा दोगे? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन mv। सही है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन mv। तो क्या होगा? लैम्डा इज इक्वल टू एच मतलब 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34, यूनिट देखो जूल इंटू सेकेंड होता है, डिवाइड बाई मास। अब देखो क्वेश्चन में कई बार मास आपको ग्राम में दे देंगे, मास आपको किस में दे देंगे? ग्राम में। अगर मास आपको ग्राम में दिया रहेगा तो पहले उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं, सीधा सीधा आपको किलोग्राम में मास दे दिया, लेकिन एग्जाम वाला हो सकता है उतना अच्छा इंसान ना हो, अपनी बीवी से झगड़ा करके आया हो, सोचेगा कि मैं तो आज स्टूडेंट्स पे गुस्सा निकालूंगा। तो फिर वहां पर आपको ध्यान रखना है कि भाई अपने को किलोग्राम में पुट करना है। तो मास 0.1 पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे? 0.1 kg इंटू वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। सब कुछ ऐसा यूनिट में पुट किया है तो कोई समस्या है ही नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगा सब कुछ। तो 0.1 इंटू 10 ये तो 1 हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ गई? 6.626 इंटू 10 रेज पर माइनस 34 मीटर आएगा, जब हम लोग इसको यूनिट्स कैंसिल आउट करके देखेंगे तो। ठीक है, अब ये वेवलेंथ बहुत कम आ रही है, बोलो कम आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे एक बॉल है उसका मास 0.1 kg है, उसको 10 मीटर पर सेकंड से हमने फेंका तो उसकी वेवलेंथ वैल्यू इतनी आ रही है 10 की पावर माइनस 34। और जिस वेवलेंथ की हेल्प से हम लोग चीजों को देखते हैं उसकी वेवलेंथ होती है 10 की पावर माइनस 10 मीटर के आसपास में। तो इतनी कम वेवलेंथ वाली चीजों में हमें वेव नेचर कहां से दिखेगा? तो जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कार है, पेन है, मैं हूं, आप हो, ये सब मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जो हमें दिखाई देती हैं, उनमें वेवलेंथ की वैल्यू बहुत कम आती है। और अगर वेवलेंथ की वैल्यू बहुत कम आएगी तो वहां पर हम लोग वेव नेचर उतना नोटिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे प्रोटॉन, जैसे न्यूट्रॉन, उनमें जो वेवलेंथ है वो 10 की पावर माइनस 10 मीटर के आसपास की रेंज की आएगी, विजिबल लाइट की वेवलेंथ की रेंज की आएगी। तो उनमें हम लोग वेव नेचर ज्यादा फील कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करवा देता हूं इलेक्ट्रॉन का भी, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया भाई साहब। ये वाला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर। भाई ये तो मैंने जो क्वेश्चन करवाया ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का करवाया। किसका करवाया बोलो? फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। भाई अपने आसपास जो बॉल दिखती हैं 100 ग्राम 200 ग्राम 500 किलो मान लो यार, फिर भी सब उतना ही आएगा। सो फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स ये करवाया मैंने। तो उसमें लैम्डा की वैल्यू क्या दिखाई? लैम्डा इज वेरी वेरी स्मॉल, लैम्डा इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना। तो उसमें
अपने को ड्यूअल नेचर उतना एप्रिसिएबल नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए देखते हैं तो खुद एक बार चेक कर लेते हैं। फॉर माइक्रोस्कोपिक स्पोकिक क्या लिख रहा हूं मैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए देखते हैं लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी। एक बार चेक करते हैं। आप एक बार ये सोच के बताओगे इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे और क्या वैल्यू आएगी। एक बार चेक करो इसको। चेक कर लिया भाई। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। भाई 3 फॉर्मूला बताए मैंने, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। अब यहां पर आपको क्वेश्चन में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी हुई है और मास भी दिया हुआ है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो। अच्छा, कुछ लोग इसमें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे, फिर वेलोसिटी निकालेंगे और फिर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी लगाएंगे, वो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। लेकिन यहां पर हम लोग सीधा सीधा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। ठीक है भाई, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। ठीक है, सारी चीजें पता है तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, करते हैं। अच्छा, कैलकुलेशन से पहले मैंने पहले जो पूछी थी कि एक डब्बे में 13 पान रखे हुए हैं लेकिन फिर भी उनको कोई खा नहीं रहा, क्योंकि वो पान वाले पत्ते हैं यार। अरे वो ताश वाले पत्ते हैं, पान, तो उनको कोई कैसे खा पाएगा फिर। ठीक है, चलो तो अभी देखते हैं इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाए, लेकिन अपन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मैं आपको एटलीस्ट एक बार तो कैलकुलेट करके बताऊंगा। 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई अंडर रूट कर देंगे 2 इंटू मास किसका, इलेक्ट्रॉन का भाई, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू काइनेटिक एनर्जी 3 इंटू 10 की पावर माइनस 25। अब इसका अंडर रूट हमको करना है, तो ये वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं। ये वैल्यू 2 इंटू 9.1 इंटू 3 चेक करें एक बार। ऐसे इसको 10 मान सकते हो, लेकिन अपन एग्जैक्ट कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो भाई अपना हो गया 2 इंटू 9.1 इंटू 3। ठीक है, 54.6 आ गया। तो ये जो वैल्यू आ रही है नीचे वाली वो 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये तो ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.1 इंटू 3। इसका जब हम लोग वैल्यू देखेंगे तो ये आ गया 54.6 इंटू, देखो 10 की पावर माइनस 31 है और ये 10 की पावर माइनस 25 है। देख लो भाई, 10 की पावर माइनस 31, 10 की पावर माइनस 25, कितना आ गया बोलो। 10 की पावर माइनस 3 2 5, 56 आ गया, लेकिन उसका अंडर रूट करना है। अच्छा, 54.6 का अंडर रूट कर लेते हैं। ठीक है, 54.6 का अंडर रूट कर लेंगे तो ये 7.38 आएगा। तो ये आ जाएगा 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई, ये कितना आ गया, मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं, 7.389 और इंटू 10 की पावर माइनस 56 का अंडर रूट 10 की पावर माइनस 28। अब ये वैल्यू कितनी आई, तो भाई 6.626 और डिवाइडेड बाई 7.389, ये वैल्यू आ जाएगी 0.896 और इंटू ये 10 की पावर माइनस 34, ये 10 की पावर माइनस 28, 10 की पावर माइनस 6 आ गया। अच्छा, 0.8967 है ये, 0.8967 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर, या फिर लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 8967 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, या फिर 8967 एंगस्ट्रॉम लैम्डा की वैल्यू। अब यही सब तो आती है विजिबल लाइट की, जो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो यही सब तो होती है, मतलब 10 की पावर माइनस 10 मीटर के आसपास की होती है, और वही इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ आ रही है। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए वेवलेंथ विजिबल लाइट के आसपास की आएगी, और उसमें क्या आ रही थी, उसमें देखो कितनी ज्यादा आ रही थी, 10 की पावर माइनस 34 आ रही थी। ठीक है, तो अब जैसे हमने ये कैलकुलेशन करी यार, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, प्रॉब्लम नंबर 2.13 है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो एग्जैक्टली आपको वैल्यूज पुट करके बताया। अब आपको इस कैलकुलेशन में, मतलब मुझे ही बहुत दिक्कत हुई, तो आपको कैलकुलेशन में तो दिक्कत होगी, क्योंकि देखो एच की वैल्यू पुट करनी, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करना, फिर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करनी।
तो मतलब दिक्कत तो होगी, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि h की वैल्यू तो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी जब भी हम लोग चेंज करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू चेंज होगी। तो क्या मैं इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि मेरे को जो मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो इलेक्ट्रॉन के लिए ही देखने को मिलेंगे, तो क्या मैं इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ ऐसा जुगाड़ कर सकता हूं कि ये सारी कैलकुलेशंस पुट करके सीधा एक छोटा सा फॉर्मूला बता दूं? जैसे याद करो फोटोन के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, hc/λ होता है। h की वैल्यू पुट करते हैं, c की वैल्यू पुट करते हैं, फिर लैम्डा जनरली एंगस्ट्रॉम में दिया रहता है तो वो पुट करते हैं, तो वहां से एनर्जी आती है। लेकिन एनर्जी का मैंने एक डायरेक्टली फॉर्मूला भी बताया था, क्या, 12,400/λ। अगर डायरेक्टली लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में पुट कर देंगे और वहां से जो एनर्जी आएगी वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, तो वो फोटोन के लिए था। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए भी डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक सीधा सीधा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स में जाना चाहिए भाई, ये आपके शॉर्ट नोट्स में जाना चाहिए, शॉर्ट नोट्स में जाना चाहिए। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, शॉर्ट नोट्स में जाना चाहिए कि फॉर इलेक्ट्रॉन, ये बात किसके लिए कर रहा हूं मैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहा हूं। अगर प्रोटॉन पे सवाल आ गया तो ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रॉन पे ही। फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्डा की वैल्यू जो है वो h/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट रहता है। अब इसी को मैं लिखूंगा 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट, 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। अगर काइनेटिक एनर्जी किस में दी होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और आंसर यहां से सीधा सीधा किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में। मतलब अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है तो यहां पर वो काइनेटिक एनर्जी पुट कर दूंगा 150 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी, और फिर पूरे का अंडर रूट कर दूंगा, ये वेवलेंथ अपना एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 150 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट, और 150 का अंडर रूट 12.25 होता है, तो ये कहीं कहीं पर 12.25 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट भी आ सकता है अगर एंगस्ट्रॉम में निकालना होगा तो कहीं कहीं पर ये फॉर्मूला भी देखने को मिल सकता है, कहीं कहीं पर ये फॉर्मूला भी देखने को मिल सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं, उससे थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा आपको, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए रहेगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, किसके लिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वैसे तो h/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट होगा, लेकिन अगर हमको काइनेटिक एनर्जी दे दी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद में डायरेक्टली ये फॉर्मूला आता है कि 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी कर दो, फिर उसका अंडर रूट कर दो, या फिर 12.25 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट, डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is 1.5 electron volt, find out its de Broglie wavelength, find out its de Broglie wavelength। ठीक है भाई, अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इस काइनेटिक एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करो 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके, और फिर h/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगाओ, h की वैल्यू पुट करो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करो, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जूल में पुट करो, अंडर रूट लो, वो सब भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर सेम आएगा, वो आपको करना है होमवर्क में। लेकिन यहां पर मैं बोल रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी अगर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दी, और ये इलेक्ट्रॉन के लिए ही है, यहां पर प्रोटॉन लिखा होता तो नहीं कर पाता मैं, इलेक्ट्रॉन के लिए ही है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो उसका अंडर रूट, तो मतलब 150 डिवाइड बाई 1.5 और उस पूरे का अंडर रूट, 150 अपॉन 1.5 कितना हो गया, 100, उसका अंडर रूट करेंगे तो 10 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा, 10 एंगस्ट्रॉम। ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, फोटोन की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो फोटोन वाला था उसमें 12,400 अपॉन लैम्डा था, वहां पर एनर्जी आती है, वो फोटोन था, 12,400 वाला था वो फोटोन था, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। ठीक है, क्लियर हो गया, 10 एंगस्ट्रॉम आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही एक और एग्जांपल करते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाई 6 वोल्ट,
फाइंड आउट इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, फाइंड आउट इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है जी। अब ये क्या है मामला, ये क्या बवाल है, क्या बवाल मचा दिए हो। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाई 6 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सेलरेट कर दिया 6 वोल्ट से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, बस इतना सा है। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाई 6 वोल्ट, मतलब हमने एक इलेक्ट्रॉन है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो वो एक्सेलरेट हो जाएगा, उसको कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा, वो तेजी से भागने लगेगा, और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई बोलो, काइनेटिक एनर्जी आ गई 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई साहब। अब काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई और इलेक्ट्रॉन ही है, तो सीधा सीधा डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे क्या, निकाल सकते हैं यार। लैम्डा डी ब्रोगली कितना आ जाएगा बोलो, 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता है, और पूरे का अंडर रूट, तो 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसका अंडर रूट, तो अंडर रूट 25 यानी कि 5 एंगस्ट्रॉम आ गई। बोलो हाँ या ना, बात समझ आ रही है। ऐसे ऐसे चीजें बता रहा हूं जो आपकी कैलकुलेशंस को क्या कर देंगे, फास्ट कर देंगे। क्लियर है, अंडरस्टूड। नोट करो यार इसको, एक और क्वेश्चन भी करवाऊंगा, नोट कर लिया। एक और क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है, एक और क्वेश्चन करवाता हूं ऐसा ही, एक और क्वेश्चन करवाता हूं ऐसा ही, ठीक है, एक और क्वेश्चन करवाता हूं, करें एक और क्वेश्चन, करें, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन ground state of H atom and it is incident with a photon of wavelength 632.6, यही वेवलेंथ फिक्स क्यों दे रहा हूं मैं, इसका रीजन भी समझ में आएगा। 632.6 एंगस्ट्रॉम एंड इट इज इंसिडेंट विद ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 632.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, ये क्वेश्चन अच्छे लोगों से नहीं होगा, मतलब ये क्वेश्चन आप अपने क्लास में किसी से पूछ लेना, जो आपकी क्लास का टॉपर है ना, उससे आप पूछ लेना, और आप देखो अब इसको कितनी आसानी से कर लोगे। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एच एटम, ये हाइड्रोजन एटम है, उसकी ग्राउंड स्टेट यानी n इज इक्वल टू 1, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। बोलो हाँ या ना, होगी। अच्छा, उस पे फोटोन टकराया और उसकी वेवलेंथ थी इतनी, तो फोटोन की वेवलेंथ अगर इतनी है तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना आ जाएगा यार, 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि फोटोन के लिए तो यही फॉर्मूला है अभी भी, तो 12400 और डिवाइडेड बाई 632.6, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 19.6। मतलब यहां पर n इज इक्वल टू 1 में कौन बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, और उस पे आके कौन टकराया, फोटोन। अब फोटोन के बारे में क्या बोला है, फोटोन के बारे में क्या बोला है कि फोटोन या तो अपनी पूरी एनर्जी देगा या बिल्कुल भी नहीं देगा। फोटोन की एनर्जी है 19.6, फोटोन की एनर्जी कितनी है, 19.6। तो फोटोन अगर इसको अपनी पूरी की पूरी एनर्जी 19.6 दे दे तो क्या ये इलेक्ट्रॉन लेगा या नहीं लेगा, बिल्कुल ले लेगा, क्योंकि ये -13.6 में पड़ा हुआ है, तो उस 13.6 का यूज करके तो ये कहां पर पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट में पहुंच जाएगा। बोलो हाँ या ना। भाई आपको मिले 100 रुपए, आप पे कर्जा था 30 रुपए का, आपको 100 रुपए मिले, 30 रुपए आप पे कर्जा था, मम्मी से उधार ले रखे थे, बहन से उधार ले रखे थे, किसी दोस्त से उधार ले रखे थे, 30 रुपए की उधारी थी, तो 30 रुपए आपने उधारी चुका दी,
तो बाकी जो 70 रुपए है वो तो आपकी जेब में ही बचे, वो तो आपकी प्रॉपर्टी हो गई ना। तो वैसे ही इस फोटोन की जो एनर्जी थी वो 19.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो इसने तो पूरी की पूरी एनर्जी अपने इलेक्ट्रॉन को दे दी, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी आ गई 19.6, लेकिन -13.6 ये पहले से खड्डे में है, पहले से उधारी में है, तो पहले तो इसको इस 13.6 की उधारी चुकानी पड़ेगी एटम से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस भी तो भाई साहब है यहां पर, वो भी तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस एनर्जी का यूज करके 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज करके वो न्यूक्लियस के चंगुल से बाहर निकलेगा, पहले एटम के बाहर जाएगा, फिर सोचेगा हाँ भाई अब क्या करना है, अभी जेब में देखेगा हाँ भाई अभी तो 19.6 माइनस 13.6, अभी तो कितनी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बची हुई है, तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। बात खत्म। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब वो एटम से बाहर निकलेगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब है कि उसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगी, अभी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी, अगर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसका अंडर रूट, तो 150 डिवाइड बाई 6 का अंडर रूट, 25 का अंडर रूट, यानी कि 5 एंगस्ट्रॉम आ गई। बोलो हाँ या ना, कितनी एंगस्ट्रॉम आ गई, 5 एंगस्ट्रॉम आ गई। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात, आनी चाहिए समझ में बात, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो अभी तक क्या बताया, किसी भी पार्टिकल के लिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। और अगर इसी फॉर्मूला को इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिकली लगाएंगे तो क्या लग जाएगा, एच अपॉन, सब भूल जाओ, 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट, या फिर 12.25 अपॉन काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। और वेवलेंथ कहाँ कितनी किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे क्या, एक बार देखो यार, ये क्वेश्चन ट्राई करो, तब तक मैं आपके लिए पहले सोचता हूं कुछ। सोचा क्या, बताओ क्या आएगा। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ v वोल्ट। अगर भाई मैंने v वोल्ट से किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, बताना कितनी आएगी। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 150 अपॉन, क्योंकि v वोल्ट है तो v इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, तो 150 अपॉन v का अंडर रूट, या तो ऐसा कुछ आंसर हो, ठीक है। अच्छा, या फिर इसी को मैंने बोला था कि 12.25 डिवाइडेड बाई अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम, ऐसा कुछ आंसर हो। तो ऐसा किसी में दिख रहा है क्या यार, इसमें अंडर रूट m है, मास का तो कोई रोल ही नहीं है, इसमें अंडर रूट h है, इसका भी कोई रोल नहीं है, इसमें अंडर रूट v है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अंडर रूट v इसी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी आएगा। अब तुम बोलोगे सर जी रुक जाओ, हर आपने तो 12.25 बोला है, लेकिन इधर तो 1.23 दिया हुआ है। अरे भाई ये एंगस्ट्रॉम में है ना, ये तो एंगस्ट्रॉम में है, तो 12.25 डिवाइडेड बाई अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम मतलब इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अब इसको मैं एक 10 की पावर -1 अंदर ले जाऊंगा तो 1.225 डिवाइडेड बाई अंडर रूट v इंटू 10 की पावर -9 मीटर हो गया, और 10 की पावर -9 मीटर को नैनोमीटर लिख दो। देखा, जो यूनिट वाली चीजें बताई थी वो काम आ रही है ना अभी। तो 10 की पावर -9 नैनोमीटर, मतलब मीटर था तो नैनोमीटर हो गया, तो ये 1.225 डिवाइड बाई अंडर रूट v नैनोमीटर। अब 1.225 को 1.23 तो लिख ही सकते हो यार, इतना तो चल जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। तो अगर अपने को ऑप्शन ही टिक करना होता तो समझ में आ रही थी बात की अंडर रूट v आएगा नीचे, इसमें अंडर रूट m आ रहा है, इसमें अंडर रूट h आ रहा है, इसमें v तो आ रहा है लेकिन अंडर रूट नहीं आ रहा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। चलो पहले पूछता हूँ, दांत है पर काटता नहीं है, बताओ क्या है। दांत तो है पर काटता नहीं है, बताओ क्या है। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं फिर एक इसी बात पे। आज सवाल ही सवाल करेंगे अपन बहुत सारे। ये सवाल करते हैं, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है भाई, ठीक है। एनसीईआरटी का सवाल है, प्रॉब्लम नंबर 2.14, मैथ्स कर लेना आप लोग। एनसीईआरटी का सवाल है, मैंने प्रॉमिस किया था भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाऊंगा तो करवाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में से सवाल पूछे जाते हैं भाई साहब, एनसीईआरटी में से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सवाल क्या है कि मास ऑफ ए फोटोन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम, और कुछ नहीं दे रखा, बस फोटोन का मास निकालना है और उसकी वेवलेंथ दे रखी है। तो फोटोन मतलब लाइट यार, और लाइट है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ फोटोन जो होगा
स्पीड ऑफ फोटोन, भाई फोटोन क्या लाइट के अंदर ही तो प्रेजेंट है, तो स्पीड ऑफ फोटोन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, मानते हो कि नहीं मानते हो? और वो कितना होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वही तो है स्पीड ऑफ फोटोन भी सी होगा क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट भी सी है। अब डी ब्रोगली, ये जो वेवलेंथ दी हुई है ना 3.6 एंगस्ट्रॉम, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ दी हुई है क्योंकि आप फोटोन को पार्टिकल मान लो, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv रहता है। अब वेलोसिटी की जगह पर h/mc लिख देंगे। तो अब हमको क्या क्या चीजें पता है और क्या फाइंड आउट करना है, सोच के देखो। लैम्डा पता है, h पता है, c पता है, मास निकालना है, तो मास की वैल्यू क्या आ जाएगी h/λ × c। बस ये वैल्यू पुट कर दो यार, वैल्यू पुट करो। तो h की वैल्यू 6.626 × 10⁻34 डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू 3.6 एंगस्ट्रॉम है ना, बस मीटर में पुट कर देना। मुझ पर एक एहसान करना, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना। तो 3.6 × 10⁻10 मीटर इंटू सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई। तो अगर मित्रों ध्यान से देखेंगे तो ये 6.626 और डिवाइड बाई 3.6 × 3, इसको कुछ मत छेड़ो, 3.6 × 3 कर दो, बस 10 की पावर देख लो। तो 10 की पावर देखोगे तो ये 10⁻10 है और ये 10⁸ है, तो 10⁻2 बचेगा नीचे, 10⁻10 10⁸, 10⁻2 बचेगा और 10⁻34 है, तो ऊपर 10⁻34 और नीचे 10⁻2, तो कैंसिल आउट करोगे तो 10⁻32 हो जाएगा। तो ये वैल्यू समथिंग इंटू 10⁻32 kg। अब ये वैल्यू देख लो एक बार, देख लेते हैं भाई एक बार, कितना आएगा बोलो। 6.626 डिवाइडेड बाई 3.6 और डिवाइड बाई 3, 0.613 आ रहा है। तो 0.613 इंटू 10⁻32 kg या फिर 6.13 इंटू 10⁻32, तो ये 10⁻31 kg हो जाएगा। ये फोटोन का मास है, 6.13 इंटू 10⁻31 kg, इतना आएगा यार। सही है, इतना ही आएगा मेरे हिसाब से, और कोई कैलकुलेशन में एरर हो तो देख लेना, बाकी इतना ही आना चाहिए। अच्छा पहली तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है, या फिर दांत है पर काटता नहीं? अरे कंगा, कंगा दांत है उसमें लेकिन वो काटता कहाँ है? हाँ एकदम तुम जोर जोर से ऐसे करोगे तब तो काट ही लेगा, लेकिन वैसे नहीं काटता। ठीक है, तो यहां तक बातें समझ में आ गई क्या? डी ब्रोगली वेवलेंथ वाले सारे फंडे क्लियर हो गए। लैम्डा इज इक्वल टू h/p, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, लैम्डा इज इक्वल टू h/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। इलेक्ट्रॉन के लिए अलग से फॉर्मूला बता दिया, 150 काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। तो एक सवाल और कर लेते हैं, फॉर्मूला इतना ही है, इसमें जितने सवाल करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। तो एक सवाल करते हैं अपन, ठीक है, ये सवाल करते हैं इधर की तरफ, बड़ा सवाल है। 2 पार्टिकल्स A and B having ma/mb is equal to 2:1 have same momentum. Find out lambda A/lambda B. Find out ratio of their de Broglie wavelength या फिर find out lambda A/lambda B। ये पहला सवाल है। मैं 3 सवाल करवाऊंगा, ठीक है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे, लेकिन तीनों एक में ही नहीं करवा रहा हूं, अलग अलग लिख रहा हूं। दूसरा है 2 पार्टिकल्स A and B, 2 particles A and B having ma/mb is equal to 2:1 have same value of velocity. Find out lambda A/lambda B। ये एक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर तीसरा क्वेश्चन है इसी में, 2 पार्टिकल्स A and B having ma/mb is equal to 2:1 have same kinetic energy, ठीक है। Find out
लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी। ठीक है यार, तो ये 3 सवाल है। पहले आप लोग एक बार इन सवालों को देख लो और फिर सोचो कि क्या इनमें आंसर सेम आएगा, क्या इनमें आंसर सेम आएगा। देखो पहला सवाल क्या है, 2 पार्टिकल्स हैविंग Ma अपॉन Mb इज इक्वल टू 2:1। अगले वाले में भी 2 पार्टिकल्स A एंड B हैविंग Ma अपॉन Mb इज इक्वल टू 2:1 और अगले वाले में भी Ma अपॉन Mb इज इक्वल टू 2:1। बट डिफरेंस क्या है, एक केस में मोमेंटम सेम है, P की वैल्यू सेम है, एक केस में सेम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम है, और एक केस में सेम काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। तो पहली बात तो ये समझना है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो रेशियो आएगा वो सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा वो। अब हमको समझना है तो भाई सीधी सी बात है कि हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 3 फॉर्मूला बताए थे, देख लो 3 सवाल है। पहला सवाल क्या है कि हमको सेम मोमेंटम दिया हुआ है, तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें मोमेंटम हमें देखने को मिले। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी है। तो वैसे तो ध्यान से सुनना, अगर मोमेंटम सेम है, मोमेंटम सेम है और एच की वैल्यू भी सेम ही आएगी, तो इसका मतलब है कि दोनों के लिए लैम्डा सेम आएगा। तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू 1:1 आ जाएगा। मास का कोई रोल ही नहीं है यहां पे। तो तुम लोग बोलोगे कि सर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी के हिसाब से सोचेंगे, अब यहां पर इनका मास तो डिफरेंट है, तो सर फिर लैम्डा की वैल्यू का जो रेशियो वो डिफरेंट आना चाहिए। वो भाई तभी तो आएगा जब वेलोसिटी भी तो देखोगे। जब मेरे को दे दिया कि मोमेंटम सेम है, तो उसमें मोमेंटम में मास इंटू वेलोसिटी आता है, तो मास का रेशियो कुछ ऐसा है तो वेलोसिटी का रेशियो कुछ अलग होगा। दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती इस क्वेश्चन में। भाई 2 पार्टिकल है, एक भारी एक हल्का है, अगर मैं तुमको बोलूं कि दोनों का मोमेंटम सेम है, एक भारी है एक हल्का है, दोनों का मोमेंटम सेम है, तो दोनों की वेलोसिटी कभी सेम हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए जब मैं इस फॉर्मूला में लगाने की कोशिश करूंगा तो यहां पर मास के हिसाब से नहीं कर सकता हूं कैलकुलेशन, क्योंकि वेलोसिटी भी तो अलग अलग है। तो जब मेरे को सेम मोमेंटम दिया हुआ है तो मैं इस फॉर्मूला के बारे में सोचूंगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी की वैल्यू सेम है, एच की वैल्यू भी सेम है, तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू 1:1 आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन में ना वेलोसिटी सेम है, तो अब हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसके बारे में आप सोच रहे थे। अब हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसके बारे में आप लोग सोच रहे थे। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। क्या कहते हो, हमको क्या क्या चीजें सेम दी हुई है? एच की वैल्यू तो सेम होगी, एच की वैल्यू तो भाई साहब सेम होगी, और वेलोसिटी भी सेम होगी। हाँ या ना बोलो यार। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आएगा कि नहीं आएगा? लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो खुद सोच के देखना, एक बार सोच लो, कैलकुलेशन छोड़ दो, एक बार पेन कॉपी सब कुछ छोड़ दो, एक बार खुद सोच के देखो। एम ए अपॉन एम बी इज इक्वल टू 2:1 है, मतलब ए का मास ज्यादा है। ध्यान से सुनना, जो बातें बोल रहा हूं एग्जाम में बहुत काम आएंगी। मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी इज इक्वल टू 2:1 है, मतलब ए का मास ज्यादा है, ए भारी है, ए जो है वो डबल है बी से। ए का मास ज्यादा है, और जिसका मास ज्यादा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कम, जिसका मास ज्यादा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कम। तो अगर ए का मास ज्यादा है तो ए की डी ब्रोगली वेवलेंथ कम आएगी, ए की डी ब्रोगली वेवलेंथ कम आएगी, बी की ज्यादा आएगी, तो ये वैल्यू 1 से छोटी आनी चाहिए। अब हम लोग अपना मॉडिफिकेशन करते हैं। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो ध्यान से सुनना यार, अब कैसे करेंगे। लैम्डा ऑफ ए अगर निकालना चाहते हो तो एच अपॉन मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी तो वी मान लेते हैं। अगर लैम्डा ऑफ बी निकालना चाहते हो तो एच अपॉन मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी। अब जब आप लोग रेशियो लोगे तो खुद सोच के देखना, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी, तो एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम बी अपॉन एम ए आएगा कि नहीं आएगा? खुद सोच के देखो, क्योंकि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना यार। खुद सोच के देखो, जब लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी है, तो जब लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी निकालना है तो वो एम ए अपॉन एम बी नहीं आएगा, वो तो प्रोपोर्शनैलिटी के केस में आता। लैम्डा ए ऊपर लिया है, लैम्डा बी नीचे है, तो मास के केस में एम ए नीचे आएगा और एम बी ऊपर आएगा, और ये वैल्यूज पुट करके देखोगे तब भी आ जाएगा। तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए आएगा। अब एम ए अपॉन एम बी हमको दिया हुआ है 2:1, तो एम बी अपॉन एम ए की वैल्यू 1:2 आ जाएगी भाई साहब, तो आंसर भी अपना 1:2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? लैम्डा अपॉन लैम्डा, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी 1:2, और दिख रहा है कि बी का डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा है क्योंकि उसका मास कम था। क्लियर हो गई बात?
तीसरे पे आ जाते हैं, सेम काइनेटिक एनर्जी। अब जब सेम काइनेटिक एनर्जी है तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे तीसरा वाला। कौन सा वाला बोलो? तीसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। अब यहां पर हमको क्या क्या चीजें सेम दी हुई है? एच की वैल्यू तो सभी के लिए सेम ही होगी यार, ए हो या बी हो। काइनेटिक एनर्जी भी हमको सेम दे दी। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि जिसका मास ज्यादा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कम? अब यहां पर ए का मास ज्यादा है, एम ए अपॉन एम बी 2:1 है, तो ए का मास ज्यादा है। ए का मास ज्यादा है तो मतलब ए की डी ब्रोगली वेवलेंथ कम आएगी। इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, यहां पर अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो क्या मैं बोलूंगा लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास? बोलो हाँ या ना? लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास। अगर वैल्यू निकालनी है, रेशियो निकालना है, तो लैम्डा ऑफ ए क्या लिख दोगे? एच अपॉन 2ma इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। लैम्डा ऑफ बी क्या हो जाएगा? एच अपॉन 2mb काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। अब ये रेशियो जब निकालोगे लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी तो क्या आएगा बोलो? mb अपॉन ma नहीं आएगा, mb अपॉन ma का अंडर रूट आएगा भाई, क्योंकि h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट से काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। mb अपॉन ma करेंगे लेकिन उसका अंडर रूट भी ऊपर रहेगा। ऐसा मत करना कि अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट कर दिया, वो मत करना भाई। mb अपॉन ma का अंडर रूट है, तो mb अपॉन ma कितना है बोलो? 1:2 है। ma अपॉन mb जब 2:1 है तो mb अपॉन ma 1:2, तो ये आंसर आ जाएगा 1:2 या फिर 1/√2, ये आंसर आएगा। उसमें 1/2 आ रहा था, इसमें 1/√2 आ रहा है, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम है, वेलोसिटी सेम नहीं है। बात समझ आ रही है? तो ऐसे हमको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जब मोमेंटम सेम होगा, वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं सोचना है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी लगाना है। मोमेंटम सेम तो डी ब्रोगली वेवलेंथ भी सेम। जब वेलोसिटी सेम है तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, तो मास के हिसाब से सोचोगे। जब काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मास के अंडर रूट के हिसाब से सोचोगे। ठीक है, क्लियर हो गया? नोट कीजिए इसको। कर लिया यार सभी ने? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको, क्या फॉर्मूला बताया था? 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। तो वो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी दी हुई है लेट्स से, तो लैम्डा निकाल सकते हैं हम लोग सीधा सीधा। याद है क्या आपको? लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी का 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट, और आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 है और इधर ही नीचे फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी लिखूंगा और देखेंगे। ठीक है, इफ एन इलेक्ट्रॉन is accelerated by, if an electron is accelerated by 6 volt, find out lambda या फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दोगे, तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी उसकी 6 हो जाएगी, उसका अंडर रूट, तो अंडर रूट 25 यानी कि 5 एंगस्ट्रॉम आ गया। लेकिन यही चीज फिर मेरे को प्रोटॉन के लिए दे दिया, तब क्या होगा कि इफ ए प्रोटॉन, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, इफ ए प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड बाय 6 वोल्ट, फाइंड आउट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। तो अगर आपने यहां पर लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 150 अपॉन 6 का अंडर रूट लगा दिया, रूट 25 यानी कि 5 एंगस्ट्रॉम, तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन के लिए है यार, उसमें हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट किया होगा, यहां पर प्रोटॉन के लिए बात करना है। तो जब 6 वोल्ट से एक्सेलरेट करेंगे प्रोटॉन को, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगी, लेकिन डी ब्रोगली वेवलेंथ 5 एंगस्ट्रॉम नहीं आएगी। अब कितनी आएगी वो कैसे करेंगे? तो समझने की बात है भाई साहब। आप बताइए, जब मैंने 6 वोल्ट से एक्सेलरेट किया है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया।
तो अगर मैं प्रोटॉन को भी एक्सेलरेट करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा। मतलब दोनों की काइनेटिक एनर्जी तो सेम आएगी, लेकिन दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम आएगी ये गारंटी नहीं है। तो ऐसा ही क्वेश्चन तो मैंने पहले करवाया था। इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमें पता ही है कि आंसर कितना आएगा, 5 एंगस्ट्रॉम। प्रोटॉन के लिए निकालना है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो देख लो। कैसे देखेंगे, देखो बताता हूं। प्रोटॉन के लिए ये कैसे करेंगे, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच अपॉन 2me इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का अंडर रूट, और लैम्डा ऑफ प्रोटॉन जो आएगा वो h अपॉन 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन का अंडर रूट आएगा। अब काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है तो रेशियो ले लो, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा बोलो। h से h कैंसिल आउट, अंडर रूट 2 से अंडर रूट कैंसिल आउट, काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कैंसिल आउट। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का अंडर रूट ये आएगा। और ये वैल्यू कितनी आ रही है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो अभी हमने कैलकुलेट किया 5 एंगस्ट्रॉम आ रही है। तो यहां से लैम्डा ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट किया जा सकता है, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यू किसी को याद है क्या, मास का रेशियो, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1837 के आसपास होती है ना। प्रोटॉन जो है वो 1837 टाइम्स हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से। तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 का अंडर रूट, 1837 का अंडर रूट। तो यहां से लैम्डा ऑफ प्रोटॉन कितना आ गया, 5 डिवाइड बाई 1837 का अंडर रूट एंगस्ट्रॉम। और ऑब्वियसली प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ कम ही आनी चाहिए थी भाई, जो प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो कम आनी चाहिए थी। क्यों क्यों क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी तो सेम है लेकिन उसका मास ज्यादा है। क्या है, उसका मास ज्यादा है। नोट करो यार ये, ठीक है भाई, नोट कर लिया सभी ने। चलो अब इसमें ना एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट हो जाएगा। और यही बात प्रोटॉन के लिए करेंगे तो फिर रेशियो के हिसाब से हम लोग कर लेंगे। एक और बात है यार, अब तुमने बोला कि यार इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल तो है ही है, साथ साथ में एक वेव भी है, तो जब वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है तो उसका कुछ बिहेवियर दिखेगा क्या, बिल्कुल दिखेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना, वो है नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ वेव्स मेड बाई इलेक्ट्रॉन, मेड बाई इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इन nth ऑर्बिट। मतलब अगर कोई nth ऑर्बिट में घूम रहा है तो नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन कितनी होंगी, n होंगी। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि n इज इक्वल टू 3 है, क्या है, n इज इक्वल टू 3, क्या है बोलो, n इज इक्वल टू 3 है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो 3 वेव्स कंप्लीट करेगा। मतलब ये n इज इक्वल टू 3 है लेट से, तो 3 वेव कंप्लीट करने का मतलब क्या होगा, ये पहला वेव, ये दूसरा वेव और ये तीसरा वेव, ऐसा इलेक्ट्रॉन का वेव होगा। n इज इक्वल टू 3 में 3 वेव कंप्लीट करेगा, दिख रहा है क्या, ये पहला वेव यहां से यहां, ये अपना दूसरा वेव और ये अपना तीसरा वेव। बात समझ आ रही है। अगर लेट्स से कि n इज इक्वल टू 4 में इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी बनाएगा, 4 बनाएगा। तो n इक्वल्स टू 4 में अगर वो 4 बनाएगा तो कुछ ऐसी होंगी, देखना वेव उसकी, ये पहली वेव, ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव और ये चौथी वेव, 4 वेव बन जाएंगे। क्लियर है क्या, ये पहली वेव हो गई, ये पहली वेव। अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा होगा कि नहीं होगा, अरे वेव में ये डिस्टेंस लैम्डा होता है, ये वाला डिस्टेंस लैम्डा, ये वाला डिस्टेंस लैम्डा, ये वाला डिस्टेंस लैम्डा। तो ऐसे ये जो टोटल डिस्टेंस है वो 4 लैम्डा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये जो टोटल डिस्टेंस है वो सरकमफ्रेंस ही तो है, क्या है बोलो, सरकमफ्रेंस है। तो यहां पर 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 लैम्डा आएगा, बोलो हाँ या ना। अरे भाई जो सरकमफ्रेंस होती है एक सर्कल की वो 2 पाई आर होती है, और उस सर्कल में 4 वेव बन रही है, पहले लेंथ लैम्डा, दूसरी लेंथ लैम्डा, तीसरी लैम्डा, चौथी लैम्डा और 4 लैम्डा में ये पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 4 लैम्डा। ठीक है, हेलो हेलो हेलो,
ठीक है भाई। तो फोर्थ ऑर्बिट में 2 पाई आर इज इक्वल टू 4 लैम्डा होगा। तो थर्ड ऑर्बिट में बता सकते हो क्या होगा? थर्ड ऑर्बिट में ध्यान से सुनना, ये डिस्टेंस लैम्डा, ये वाला डिस्टेंस लैम्डा, ये वाला डिस्टेंस भी लैम्डा, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 लैम्डा। सही है क्या? तो फॉर nth ऑर्बिट, फॉर nth ऑर्बिट 2 पाई आर इज इक्वल टू n लैम्डा लिख सकता हूं मैं। बोलो nth ऑर्बिट के लिए 2 पाई आर क्या हो जाएगा अपना? n लैम्डा हो जाएगा। क्लियर है? nth ऑर्बिट के लिए 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n लैम्डा हो जाएगा। nth ऑर्बिट के लिए 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n लैम्डा हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? तो यहां पर ये लैम्डा बता सकते हो किसके प्रोपोर्शनल होगा? देखो क्या होगा? 2 पाई इंटू आर, आर किसके प्रोपोर्शनल होता है? n स्क्वायर बाई जेड इज इक्वल टू n लैम्डा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू n बाई जेड हो जाएगा। लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू n बाई जेड। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 2 पाई आर इज इक्वल टू n लैम्डा मैंने लिखा है, ये डी ब्रोगली के हिसाब से सही है कि नहीं है? एक बार चेक करते हैं भाई। डी ब्रोगली के हिसाब से लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p होता है, मतलब h अपॉन mv होता है। और अगर याद करोगे तो mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई है, तो mv की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? nh बाई 2 पाई आर। mv की वैल्यू nh बाई 2 पाई आर। एक बार पुट करना, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, mv हो जाएगा nh बाई 2 पाई आर, तो इंटू 2 पाई आर कर दो, तो h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू 2 पाई आर अपॉन n, या फिर 2 पाई आर इज इक्वल टू n लैम्डा। तो ये अपने बोर्स मॉडल से भी मैच कर रहा है, डी ब्रोगली नेचर को भी सही वेरीफाई कर रहा है। 2 पाई आर इज इक्वल टू n लैम्डा होगा, क्योंकि mvr इज इक्वल टू ns बाई 2 पाई होती है, तो mv की वैल्यू ns बाई 2 पाई आर हो जाएगा। एक क्वेश्चन करवाता हूं, क्वेश्चन करते हैं एक, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखना। इफ ए नोट बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, पहली बोर ऑर्बिट की रेडियस कितनी है? पहली बोर ऑर्बिट की रेडियस कितनी है? ए नोट है। देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सेकंड बोर्स ऑर्बिट। तो अगर हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ सेकंड बोर ऑर्बिट में निकालनी है, तो रेडियस भी सेकंड बोर ऑर्बिट की लोगे, और सेकंड बोर ऑर्बिट की रेडियस कितनी हो जाएगी? 4a नोट होगी। बोलो हाँ या ना? पहले की a नोट है तो दूसरे की 2a नोट नहीं होगी, 4a नोट होगी, बिकॉज रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अब यहां पर 2 पाई आर इज इक्वल टू n लैम्डा लगा दो, तो 2 पाई आर, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4a नोट इज इक्वल टू n लैम्डा, मतलब सेकंड ऑर्बिट है तो 2 लैम्डा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा की वैल्यू 4a नोट पाई आ जाएगा। 4a नोट पाई या 4 पाई a नोट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। यहां पर कुछ बच्चे ना 2 पाई आर इज इक्वल टू n लैम्डा तो लगा देंगे, लेकिन r की वैल्यू a नोट ही पुट कर देंगे। अरे भाई, r रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, वो देखना है ना हमें। दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की अगर रेडियस निकालनी है या डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, तो रेडियस भी इसी की लोगे, तो 4a नोट पुट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो डी ब्रोगली नेचर में इससे ज्यादा आपसे सवाल नहीं पूछने वाले हैं। अब हम लोग एक दूसरा छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, दूसरा एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्या बोलता है, इसको समझने के लिए हम लोग पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो भाई, आपको क्या लगता है कोई भी चीज हमें क्यों दिखाई देती है? उसके पीछे एक रीजन तो लाइट का होगा ही होगा। भाई, आप अंधेरे वाले रूम में खड़े हो और अगर उस रूम में कोई और इंसान भी खड़ा है तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वहीं पे आपने बल्ब जला दिया तो आपको दिखाई दे जाएगा। भूत होगा तो अलग बात है, नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर कोई इंसान खड़ा है, अंधेरे में आप देखोगे नहीं दिखेगा आपको, लेकिन अगर आपने बल्ब जला दिया या वही चीज अगर आप दिन में देखोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। मतलब कोई भी इंसान जो हमें दिखता है
उसमें लाइट का रोल जरूर होता है। अब लाइट का रोल कैसे होता है, किसी भी चीज पे जब लाइट टकराएगी तो वो चीज कुछ पार्ट तो लाइट का एब्जॉर्ब कर लेगी और बाकी का रिफ्लेक्ट होगा। तो वो जो रिफ्लेक्टेड पार्ट जब हमारी आंखों में टकराएगा तो वो चीज हमें दिखाई देगी और हमें ये भी पता चल जाएगा कि उतनी दूरी पे दिखाई दे रही है। बात समझ आई? ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि कोई भी चीज हमें दिखाई देती है उसमें लाइट का रोल रहता है। अब फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जैसे जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, कार है, बाइक है, बस है, इंसान है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे लाइट आके टकराएगी, मतलब फोटोन टकराएंगे। अब कुछ पार्ट तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई, कुछ पार्ट तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी के पार्ट क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट होगी। और ये रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आंखों में टकराएगी, ये आंख है हमारी, है ना, वैसे मेरे को आंख बनानी नहीं आ जाती, ये ऑब्जर्वर है मान लो, तो ये ऑब्जर्वर है, इसकी आंखों में टकराएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई इधर से लाइट आ रही है, मतलब ऐसे ऐसे शेप की ऑब्जेक्ट है, इतनी दूरी पे है, वो भी पता लगा सकते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का मास काफी ज्यादा है, मतलब मेरा मास, तुम्हारा मास, ये पेन का मास भी बहुत ज्यादा है। लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में यही बात करेंगे, फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, तो समस्या हो जाएगी। फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जैसे प्रोटॉन वगैरह के लिए, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर रखी हुई है, इस पे लाइट टकराई या फिर फोटोन टकराए, तो हमको इधर से रिफ्लेक्टेड लाइट आएगी। लेकिन क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इतनी हल्की है भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इतना हल्का है कि जब फोटोन इसको एनर्जी देगा तो ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली यहां से पहुंच के यहां पर जा चुका होगा और हमको लग रहा है कि लाइट इधर से आ रही है, तो हम तो ऑब्जर्वर बन के यहीं पर बैठे हुए। समझने की कोशिश करो, बस थोड़ा सा बेसिक आइडिया दूंगा, और डिटेल में तो मतलब आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन इतना सा बेसिक आइडिया समझ लो कि क्योंकि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स इतनी हल्की हैं कि जब उन पे लाइट टकराएगी, फोटोन टकराएंगे, तो वो उसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे और हमें जो लाइट दिखाई देगी वो इधर से आती हुई दिखाई देगी। तो हमें क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है, लेकिन ऑब्जेक्ट जा चुका है उस पोजीशन पे, तो एरर आ गई कि नहीं आ गई? और ये जो एरर है इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा एक्स। सो दिस डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। Uncertainty in position. This delta x is uncertainty in position. मतलब अगर आप देखोगे तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दिखाई देगी ही देगी, क्योंकि आपने तो लाइट टकराई उस इलेक्ट्रॉन पे। अब ये लाइट किसी इंस्ट्रूमेंट से हो सकती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हो सकती है, टकराई, और ऑब्जेक्ट हमको, ऑब्जेक्ट से लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट यहां पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो हमको क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, हमको लगा कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट को एनर्जी मिली, भाई इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिली। अब इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 × 10⁻³ kg, तो उस एनर्जी में तो भाई साहब वो बहुत ही तेजी से भागने लग जाएगा, कहीं और पहुंच जाएगा। जब तक हमारे पास में लाइट यहां पर पहुंचेगी उतनी देर में तो इलेक्ट्रॉन कहीं और पहुंच जाएगा। एरर आ गई कि नहीं आ गई? तुम बोलोगे सर जी फिर इस केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? अरे भाई ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, ये पेन है, इसका मास अगर मैं 10⁻² ग्राम भी मान लूंगा, फोटोन इस पर टकराएगा, कुछ नहीं होगा। अभी जैसे ये फोटोन है, अभी यहाँ पे ये पेन आपको भी दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है, इस पे फोटोन्स टकरा रहे हैं कंटिन्यूअसली, लेकिन फिर भी ऐसे भाग क्यों नहीं रहे? क्योंकि इसका मास इतना ज्यादा है कि उन फोटोन्स की इतनी औकात नहीं है कि इसको मूव करवा दे। बात समझ पा रहे हो? भाई एक बिल्डिंग है, मैंने उसको धक्का मारा, क्या वो बिल्डिंग सरक जाएगी? नहीं। लेकिन अगर कोई और छोटी चीज है उसको धक्का मार दो, वो सरक जाएगी, क्योंकि उसका मास कम है। बिल्डिंग का मास इतना ज्यादा है कि वो सरक ही नहीं पाएगी। बस सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। जब फोटोन इस पेन पे टकरा रहे हैं तो कंटिन्यूअसली इसको एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन ये पेन इतना भारी है उन फोटोन की एनर्जी के कंपैरिजन में कि उसको सरका नहीं पाएगा। लेकिन वहीं पर जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो बहुत हल्का इलेक्ट्रॉन है, उस केस में इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा, तो यहां पर पहुंच गया। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन।
एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। हमको लग रहा है ऑब्जेक्ट यहां पर है, लेकिन ऑब्जेक्ट उतनी देर में पहुंच गया यहां पर। तो हाइजेनबर्ग भाई साहब ने क्या बोला कि हम लोग अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हमको मिलेगी, और सिमिलरली हमको अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम मिलेगा ही मिलेगा। और क्या बोला कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h by 4 पाई। दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये मत पूछना ये कहां से आया, आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन बस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h by 4 पाई है। यहां पर डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h by 4 पाई। जब क्वेश्चन सोल्व करने होंगे तो इक्वल ले लेंगे, क्योंकि लिमिटिंग कंडीशन ले लेंगे, अदरवाइज ऐसा ही होगा। अब इसको और भी अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h by 4 पाई, या फिर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की वैल्यू m इंटू डेल्टा वी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अरे p इज इक्वल टू m इंटू वी, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, m इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू h by 4 पाई। या फिर इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू h by 4 पाई m। ये डेल्टा एक्स तो पता ही है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। डेल्टा वी क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है भाई साहब, ठीक है, बस इतना सा याद रखना है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये हो गया, 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 ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो सारे के सारे करवाऊंगा मैं, तुम चिंता मत करो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। प्रॉब्लम नंबर 2.15, ए माइक्रोस्कोप, जो मैं बोल रहा था ना कि लाइट टकराएगी, तो वो हो सकता है कि अगर हमें पोजीशन डिटरमाइन करना है तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से डिटरमाइन कर रहे हो। सो ए माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन्स इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। मतलब हमें 0.1 एंगस्ट्रॉम तक की एक्यूरेसी से पता चल गया है, मतलब डेल्टा एक्स कितना होगा, 0.1 एंगस्ट्रॉम होगा। डेल्टा एक्स कितना आएगा, 0.1 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, मतलब हमको डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो मैं तो हमेशा यही फॉर्मूला याद रखता हूं यार, फिर उससे सारे फॉर्मूला निकल जाते हैं। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h by 4 पाई। अब हमें देखो मिनिमम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी यहां पर एक्चुअली निकालना है, या फिर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी भी निकालना है, तो हम लोग इक्वलिटी लगा देंगे यहां पर। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की वैल्यू m डेल्टा वी इज इक्वल टू h by 4 पाई कर दो। डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें पता है, डेल्टा वी निकल आएगा। कैलकुलेट करेंगे, पूरी वैल्यू कैलकुलेट करवाऊंगा, चिंता मत करो। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h by 4 पाई m हो जाएगा क्या। h भी पता है, 4 भी पता है, पाई भी पता है, m भी पता है। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी कितना आ जाएगा बोलो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h by 4 पाई m। डेल्टा एक्स कितना है, 0.1 एंगस्ट्रॉम है ना। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.1 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, या फिर 10 की पावर माइनस 11 मीटर, यही तो आई। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 10 की पावर माइनस 11 मीटर आ गया। सब लोग सब चीज ऐसा यूनिट में पुट करेंगे। इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। सब कुछ ऐसा यूनिट में पुट किया है। अब डेल्टा वी कितना आ गया बोलो, देखो 6.626 ये रहेगा, डिवाइड बाई 4 ये रहेगा, 3.14 ये भी रहेगा, 9.1 ये भी रहेगा। अच्छा, बाकी की वैल्यूज देखेंगे, 10 की पावर माइनस 11 से इधर कैंसिल आउट करेंगे तो 10 की पावर माइनस 23 आ जाएगा, और नीचे 10 की पावर माइनस 31 है, तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 31 और इंटू 10 की पावर 8 बन जाएगा ये।
अब ये वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चेक कर लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। तो 6.626 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 9.1, 0.057 आ रहा है ये, 0.0579 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको लिख देंगे 5.79 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इतना आएगा हमारा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, दैट इज डेल्टा वी। इस पे एक क्वेश्चन ही आता है बस, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई कर दो। वैसे इक्वेशन में डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई होता है। एक दे देंगे, दूसरा चीज फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसका डेफिनेशन बेसिकली ये हो गया, डेफिनेशन भी इसका बता दूंगा। पहले हम लोग और क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन और कर लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ए गोल्फ बॉल हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम। मास कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम दिया हुआ है, मतलब 40 इंटू 10 की पावर -3 kg लिख लेंगे, जो भी वैल्यूज वगैरह पुट करनी होगी। एंड स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी दिया हुआ है 45 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन आपके स्कूल के यूनिट टेस्ट में भी देखने को मिल जाएंगे, गारंटेड। तो यहां पर वेलोसिटी जो है वो 45 मीटर पर सेकंड है और 2% की एरर आ सकती है, मतलब डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू जो है वो 2% है, मतलब 2/100 है। अब वेलोसिटी की वैल्यू 45 मीटर पर सेकंड है, तो डेल्टा वी अपॉन 45 इज इक्वल टू 2/100। तो यहां से डेल्टा वी कितना आ गया? 45 इंटू 2/100, 90/100, यानी कि 0.9 मीटर पर सेकेंड। ये डेल्टा वी आ गया 0.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये डेल्टा वी की वैल्यू आ गई। अब फिर से वही करना है, पिछले वाले क्वेश्चन में डेल्टा एक्स दिया हुआ था, डेल्टा वी निकालना था। यहां पर डेल्टा वी दिया हुआ है, डेल्टा एक्स निकालना है। तो फिर से वही फॉर्मूला, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई आएगा, लेकिन लिमिटिंग केस में इक्वलिटी लगा देंगे। तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई। डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है, इंटू डेल्टा वी की वैल्यू 0.9 दिया हुआ है, इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम। ये वैल्यू पुट कर देंगे। करें क्या पुट? देखो एक बार पुट करते हैं, पुट करें। तो डेल्टा एक्स इंटू 0.9 इज इक्वल टू एच 6.626 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइड बाई 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एम। अब यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मत पुट कर देना, 40 ग्राम है और उसको भी किलोग्राम में पुट करेंगे तो 40 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो डेल्टा एक्स कितना आ गया? यहां से थोड़ा 10 की पावर का ध्यान रखना बस। तो ये 6.626 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 40 और एक 0.9 और कर दो, और इंटू ये 10 की पावर -34 है, ये 10 की पावर -3 है, तो 10 की पावर -31 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू देखते हैं। तो 6.626 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 40 डिवाइड बाई 0.9, तो ये वैल्यू आ गई डेल्टा एक्स की 0.014 इंटू 10 की पावर -31 मीटर, या फिर इसको 1.4 इंटू 10 की पावर -33 मीटर भी लिख सकते हैं। देखो कितनी कम एरर आ रही है। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 1.4 इंटू 10 की पावर -33 मीटर। इतनी कम एरर आई है कि वो नोटिस ही नहीं होगी, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है ना। बॉल क्या है? एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। मैं क्या हूं? एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हूं। तो मेरे केस में, बॉल के केस में, कार के केस में जो डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी वो बहुत कम आएगी। वो इतनी कम एरर आएगी कि हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में, प्रोटॉन के केस में जो अनसर्टेनिटीज आती हैं वो बहुत ज्यादा आती हैं, उनको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और ये अपनी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, करें क्या? ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, मैं देखना चाहता हूं। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हमको ना डेल्टा एक्स की वैल्यू दी हुई है 7/22 पिकोमीटर।
अनसर्टेनिटी इन डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 7/22 पिकोमीटर। ठीक है, हमको बोला है कि एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाई 6 वोल्ट। फाइंड आउट अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ, यानी कि डेल्टा लैम्डा निकालना है। क्या निकालना है बोलो? डेल्टा लैम्डा। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाई 6 वोल्ट, फाइंड आउट अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ, डेल्टा लैम्डा। अब तुम बोलोगे अरे सर डेल्टा एक्स सुना था, डेल्टा पी सुना था, डेल्टा वी सुना था, ये डेल्टा लैम्डा कहां से आ गया? बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी चीज करनी है कि एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाई 6 वोल्ट। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, और यहां से लैम्डा की वैल्यू 150/6 का अंडर रूट 25 का अंडर रूट, यानी कि 5 एंगस्ट्रॉम होगा। कितना आएगा बोलो? 5 एंगस्ट्रॉम। क्या आएगा? 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कितना आएगा बोलो? 5 एंगस्ट्रॉम आएगा। अब मुझे चाहिए डेल्टा लैम्डा, तो उसके लिए हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ का यूज करेंगे। P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा है, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी है। तो लैम्डा इंटू पी इज इक्वल टू एच लिख सकता हूं मैं। अब इसको क्या करो? डिफरेंशिएट कर दो। क्या करो बोलो? डिफरेंशिएट कर दो। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, लैम्डा इंटू पी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डेल्टा पी, प्लस पी इंटू लैम्डा का डिफरेंशिएशन डेल्टा लैम्डा, एंड दैट इज इक्वल टू एच का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि एच तो कांस्टेंट है। ये आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, मैं समझ सकता हूं। भाई आपने बोला x इंटू वाई इज इक्वल टू 3, तो मैं क्या लिख सकता हूं? x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन dy प्लस y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन dx इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो वैसा ही मैंने लिखा है, लैम्डा इंटू डेल्टा पी प्लस पी इंटू डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब यहां पर अपने को सब कुछ पता है, लैम्डा भी पता है, पी की वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं, डेल्टा पी भी निकाल सकते हैं, और डेल्टा लैम्डा भी निकाल सकते हैं। तो यहां से लैम्डा इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा लैम्डा हो गया। अब मेरे को चाहिए डेल्टा लैम्डा, तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? लैम्डा इंटू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी। अच्छा माइनस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, साइन मैग्नीट्यूड देखना हमको बस खाली। तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा तो हमने निकाल लिया 5 एंगस्ट्रॉम। अब और क्या निकाले? लैम्डा निकल गया। डेल्टा पी चाहिए या पी चाहिए? डेल्टा पी चाहिए या पी चाहिए? पी भी निकाल सकते हैं भाई, लैम्डा आ गया ना 5 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है। तो यहां से पी की वैल्यू एच बाई लैम्डा हो गई, तो लैम्डा इंटू डेल्टा पी अपॉन पी की वैल्यू एच बाई लैम्डा, तो ये वैल्यू आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा पी अपॉन एच। आंसर एकदम सुंदर आएगा, चिंता मत करो। डेल्टा पी चाहिए, उसके लिए डेल्टा एक्स दिया हुआ है, तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई कर दो। डेल्टा एक्स की वैल्यू 7/22 पिकोमीटर, तो यहां पर डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई है। डेल्टा पी इंटू डेल्टा लैम्डा कितना, डेल्टा एक्स कितना? 7/22 पिकोमीटर है ना, तो इंटू 10 के पावर माइनस 12 मीटर कर दो यार, इज इक्वल टू एच बाई 4, और पाई की वैल्यू 22/7। तो देखो मैंने कितना बढ़िया नंबर दिया है, 22 से 22 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो डेल्टा पी की वैल्यू एच बाई 4, और नीचे 10 के पावर माइनस 12 है, तो ऊपर 10 के पावर प्लस 12 हो जाएगा। ये आ जाएगा, इसको हम लोग पुट कर देंगे। अच्छा यहां से लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा पी अपॉन एच, डेल्टा लैम्डा कितना है? लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा पी अपॉन एच। लैम्डा स्क्वायर 5 एंगस्ट्रॉम आ रहा था, लैम्डा की वैल्यू 5 एंगस्ट्रॉम है ना, तो लैम्डा का स्क्वायर तो मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 और इंटू 10 के पावर माइनस 20 हो जाएगा, क्योंकि 10 के पावर माइनस 20 10 के पावर माइनस 10 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 10 के पावर माइनस 20 इंटू डेल्टा पी कितना है? ये देखो एच
बाई 4 इंटू 10 की पावर 12 और डिवाइड बाई h करना है, ये h भी करते हैं तो h से h कैंसिल आउट, कितना आया ये 5 इंटू 5 25 बाई 4 और ये 10 की पावर -20 है, ये 10 की पावर 12 है तो 10 की पावर -8 आ गया। 25 बाई 4 कितना आ जाएगा यार, 25 बाई 4 तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 25 डिवाइडेड बाई 4 6.25 इंटू 10 की पावर -8 मीटर, या फिर इसको 625 इंटू 10 की पावर -10 मीटर लिख सकते हैं, मतलब 625 एंगस्ट्रॉम आ गया। एक्चुअली इसको अगर हम लोग 7/22 पिकोमीटर की जगह पर अगर एंगस्ट्रॉम कर देंगे ना, पिकोमीटर की जगह पर एंगस्ट्रॉम कर देंगे तो एकदम बढ़िया आंसर आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक सही है। हाँ, ये 10 की पावर -10 मीटर कर दो, 10 की पावर +10 कर दो इधर, और यहाँ पर 10 की पावर +10 जब कर दोगे तो ये 10 की पावर -8 की जगह पर 10 की पावर -10 आ जाएगा। टेन की पावर -10 मतलब 625 नहीं आएगा, ये 6.25 आ जाएगा। 10 की पावर -10 कर देंगे ना तो ये वैल्यू 6.25 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, डेल्टा एक्स की वैल्यू 7/22 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4 पाई करेंगे तो यहां से डेल्टा पी आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू 5 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। बस ये स्टेप जो है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p, लैम्डा इंटू डेल्टा पी प्लस पी इंटू डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इंटू डेल्टा पी बराबर -p इंटू डेल्टा लैम्डा हो गया। हमको डेल्टा लैम्डा ही तो चाहिए, तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू लैम्डा इंटू डेल्टा पी अपॉन पी, लैम्डा इंटू डेल्टा पी अपॉन पी की वैल्यू h अपॉन लैम्डा पुट कर दिया, तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा पी अपॉन h आ गया, लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा पी अपॉन h, लैम्डा 5 इंटू 5 का स्क्वायर तो 10 की पावर -20 भी आ जाएगा। डेल्टा पी कितना आया वो भी अपन ने निकाल लिया, h/4 पाई से पाई कैंसिल आउट भी हो गया, तो h/4 इंटू 10 की पावर 10 आ गया, h/4 इंटू 10 की पावर 10 और डिवाइड बाई h भी है, ये h से h कैंसिल आउट हो गया। 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 4 6.25 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर यार, अंडरस्टूड। तो ये अपना पार्ट जो है वो अपना कंप्लीट हो गया है यार। अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।